यस, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। कल का क्विक रिकैप। हाँ जी, कल की क्लास में क्या किया था बताओ भाई प्रीतम जी। रिलेटिव की डेफिनेशन स्टार्ट करी थी, याद आ रहा है कुछ? रिलेटिव और रिलेटेड पार्टी, और बताइए। प्रमोटर के बारे में डिस्कस किया था, राइट। और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसमें दो सेक्शन करते, सेक्शन 3 करा हमने और सेक्शन 3A किया था कल, याद आ रहा है? यस, हाँ जी, यस। क्विक रिकैप, रिलेटिव, रिलेटेड पार्टी, प्रमोटर, फॉर्मेशन, क्या ये बातें हमने बताओ? इसमें कोई डाउट है तो पहले तो ये बताओ, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे 1 पर्सन कंपनी के साथ। कोई डाउट है? पढ़ के ही नहीं आए? होमवर्क ही नहीं करा? कोई रिवीजन ही नहीं करी? करा था? यस सर। तो देख लेते हैं, चलो इसी बात पे करते हैं आगे का टॉपिक। यस, आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। आइए हेडिंग डालिएगा 1 पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी ये एक ऐसा न्यू इनिशिएटिव था। न्यू इनिशिएटिव किसने लिया? ये टेकन बाय गवर्नमेंट थ्रू कंपनीज एक्ट 2013, और कहा कि सिंगल पर्सन भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। सिंगल पर्सन भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है और बिजनेस रन कर सकता है। क्या पहले क्या होता था? डिपेंडेंसी होती थी कि भैया एक पर्सन और चाहिए बिजनेस करने के लिए, कंपनी करने के लिए। कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने जने चाहिए होते थे? 2। प्राइवेट कंपनी मिनिमम बना सकते 2 जने से, राइट। तो हमेशा किसी ना किसी की जरूरत पड़ती थी और जिंदगी अकेले नहीं कट रही थी। इसलिए कंपनीज एक्ट ने ये दुख दर्द पीड़ा समझी सिंगल्स की, और जो लोग सिंगल हैं उनको बोला कि आप लोग भी 1 पर्सन कंपनी बना सकते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रीतम? तो न्यू इनिशिएटिव 1 पर्सन कंपनी। तो प्रीतम कैन ऑल्सो मेक अ 1 पर्सन कंपनी। अब उसे किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर ये चाहे तो ये 1 पर्सन कंपनी बना सकता है, और अगर ये चाहे तो किसी के साथ मिलकर प्राइवेट कंपनी भी बना सकता है, जैसे इसकी इच्छा। चले यहां तक बात समझ आ गई? अब 1 पर्सन कंपनी में अगर ये बेनिफिट दिया गया तो कुछ लिमिटेशंस कर दी गई, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई। क्या इंपोज कर दी गई? रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई। और ये रिस्ट्रिक्शंस का क्या पर्पस था बताइए? रिस्ट्रिक्शंस का क्या पर्पस है यहां पर? रिस्ट्रिक्शंस का यहां पर्पस था 1 पर्सन कंपनी जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी कि भैया आप स्मॉल बिजनेस ही कंडक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्मॉल बिजनेस। क्या इकलौते जने हो, कितना बड़ा बिजनेस कर लोगे? क्या स्मॉल बिजनेस। और अगर आपने कुछ स्पेसिफिक लिमिट पेड अप कैपिटल की, टर्नओवर की क्रॉस कर दी तो आपको मैंडेटरली क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ क्या ये बात समझ आ गई? मतलब आपको बिजनेस करने के लिए अलाउ तो करा गया, बट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और ये रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज्यादा ही हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो आइए डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेलिवेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू ओपीसी। क्या हुआ बेटा? कहां पे? प्रोविजंस रिलेटेड टू 1 पर्सन कंपनी। स्टार्ट करेंगे।
पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पर्सन कैसा हो, बढ़िया हो, तो इसलिए बोलेंगे ओनली नेचुरल पर्सन। कैसा होना चाहिए? ओनली नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब एक इंसान होना चाहिए, सीधी सी बात है, जीता जागता इंसान होना चाहिए, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही पढ़ेंगे अभी। ये पर्सन कहा क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अमेंडमेंट आई और कहा ऐसी कंडीशन को रिमूव कर दिया गया था। कुछ मैटर नहीं करता, हटा दी, तभी तो बोला मैंने रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया मैटर नहीं करता। दैट मीन्स अब कॉन्सिक्वेंटली अगर कोई एनआरआई है जो इंसान है और सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो फिर वो भी कंपनी बना सकता है। समझ आई बात? बट ही हैज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही हैज टू बी ओनली नेचुरल पर्सन। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है। देन नेक्स्ट, अब ये पर्सन क्या करेगा? अपॉइंट करेगा अनदर पर्सन, जिसको क्या नाम दूं मैं? बताओ क्या नाम दूं मैं इसे? नॉमिनी। हाँ जी नेहा जी बताओ, ये पर्सन किसे अपॉइंट करेंगे? नेहा को नहीं अपॉइंट करेंगे, नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और ये नॉमिनी का क्या काम होगा? नॉमिनी का क्या काम होगा? बताओ भाई बॉयज, बताओ बॉयज, यस बॉयज बताइए। ये मेंबर बन जाएगा कब? कब मेंबर बन जाएगा? शैल बिकम इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ओरिजिनल मेंबर, जब ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो जाएगी, या फिर इनकैपेसिटी टू एक्ट। अगर ओरिजिनल मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, मान लो, अगर ओरिजिनल मेंबर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। मान लो ओरिजिनल मेंबर पर्सनली डिसेबल्ड हो चुका है, कोमा में चला गया, ठीक है, जिंदा भी है, मना नहीं, बट काम नहीं कर पा रहा, तो इसको क्या, उसके केस में कौन आ जाएगा? नॉमिनी अपॉइंट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब कह रहे एक पर्सन, अ पर्सन कैन बी अ मेंबर इन, कैन बी अ मेंबर इन मैक्सिमम 1 ओपीसी। कह रहे एक पर्सन एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है। क्या ये बात समझ आई? अ पर्सन कैन बी अ नॉमिनी इन मैक्सिमम 1 ओपीसी। कह रहे एक पर्सन एक ही कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट हो सकता है। अब एक बात सोचो, इन दोनों बातों को ध्यान से समझो, इन दोनों बातों को ध्यान से समझिए। यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं मिस्टर ए ने एक ओपीसी बनाई, ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, और इसने अपॉइंट करा नॉमिनी को। नॉमिनी कौन है? मान लेते हैं मिस्टर बी। मिस्टर बी की भी खुद की एक बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। कुछ टाइम के बाद ए की क्या हो गई? डेथ। ए की क्या हो गई? डेथ। अब ए की डेथ होने की वजह से बी क्या बन गया? बी बन गया मेंबर ऑफ ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब मिस्टर बी के पास 2 ओपीसी होगी, एक ये वाली और एक नए वाली। समझ आई बात? अब इसे डिसाइड करना होगा। क्या डिसाइड करना होगा भाई? कौन सी ओपीसी में इसे रहना है। तो कितने महीने का टाइम है या कितने दिनों का टाइम है? 180 दिनों के अंदर इसे डिसाइड करना होगा कि कौन सी ओपीसी के साथ ये रहना चाहता है।
अपने वाली के साथ या फिर नए वाले के साथ। इसको डिसाइड करना होगा कौन सी ओपीसी के साथ ये आगे कंटिन्यू करना चाहता है विद इन 180 डेज। इसको किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, ये दोनों के साथ नहीं रह सकता। क्या ये बात समझ आई प्रीतम? ठीक है, ओके। क्या नोट डाउन कर लिया? हाँ जी, कर यहां तक समझ आई बात? कि ये बात तो आपने पहले पढ़ी भी होगी फाउंडेशन में। चलो, यहां तक बात समझ आई? ये बात क्लियर हो इतनी पहले ये बताओ, प्रोविजंस रिलेटेड टू ओपीसी में यहां तक प्रोविजंस क्लियर है। नंबर 1, ओनली नेचुरल पर्सन कैन फॉर्म एन ओपीसी। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेजिडेंट होने की अब जरूरत नहीं है। ये एक नए पर्सन को अपॉइंट करेगा जिससे हम क्या बोलेंगे? नॉमिनी। नॉमिनी भी कैसा हो? नेचुरल पर्सन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दोनों कंडीशन को नॉमिनी को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? नॉमिनी को भी ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये नॉमिनी मेंबर बन जाएगा इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ओरिजिनल मेंबर या इनकैपेसिटी टू एक्ट बाय द ओरिजिनल मेंबर। अब एक पर्सन एक ही में ओपीसी बना सकता है और एक ही पर्सन एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। और अगर वो दो ओपीसी में आ गया तो उसे एक 180 डेज का टाइम दिया जाएगा टू करेक्ट दिस सिचुएशन। समझ आई मेरी बात? यस और नो? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, 3 रिस्ट्रिक्शंस। अब बात करते हैं 3 रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। कौन सी रिस्ट्रिक्शन है? कहते हैं माइनर कैन नॉट बिकम बी अ मेंबर। माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर, ना तो वो मेंबर हो सकता है ना वो नॉमिनी हो सकता है, और ना ही वो होल्ड कर सकता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बेनिफिशियल इंटरेस्ट कैसे होल्ड करेगा? मतलब गार्डियन ने शेयर्स ले लिए और बेनिफिशियरी किसको बना दिया? माइनर को। तो कह रहे ना तो वो मेंबर बन सकता है, ना वो नॉमिनी बन सकता है, ना उसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती। मतलब आप चैरिटी वाले काम ओपीसी के थ्रू नहीं कर सकते, आप एनबीएफसी वाली एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते, आप एनबीएफसी वाली एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते। क्या इतनी बात क्लियर है? यस और नो? यहां तक बात समझ आई कि भैया ओपीसी एनबीएफसी वाली एक्टिविटीज भी नहीं इनकर कर सकती। डन। तो यहां पे ये 3 रिस्ट्रिक्शन थी, 1, 2 और तीसरी यही वाली थी, एनबीएफसी वाली। चलिए अब चले आगे, हेडिंग डालिए फाइलिंग फॉर नॉमिनी। फाइलिंग फॉर नॉमिनी। अब फाइलिंग फॉर नॉमिनी कब होगा? सबसे पहले कब होगा? एट द टाइम ऑफ जल्दी से बताओ गर्ल्स, इनकॉर्पोरेशन।
अब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर जब आपको फाइल करना है तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा? स्पाइस। याद सुना हुआ है स्पाइस वर्ड? स्पाइस प्लस जिसका नाम क्या था? INC 32 फॉर्म होता है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर आप क्या करने वाले हो? कंसेंट टू एक्ट एज नॉमिनी, कंसेंट टू एक्ट एज नॉमिनी आप लगाओगे और ये किसके पास फाइल कर दोगे? आप ROC के पास फाइल कर दोगे, ठीक है। आप कब फाइल करोगे? फाइल्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलोंग विद किसके साथ? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये जो नेम है, नेम ऑफ नॉमिनी कहां लिखा जाता है? जल्दी से बताओ। इज मेंशन्ड इन, जल्दी से बताओ बॉयज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बताओ क्या ये बात क्लियर हुई? कौन बताएगा स्पाइस का क्या मतलब है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, फॉर्म का नाम है। स्पाइस की फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, इसको बोलते हैं स्पाइस। स्पाइस का मतलब क्या है? एक फॉर्म है, फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म बना दी और उसका नाम क्या दे दिया? स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, और उस फॉर्म का नाम है INC 32, ठीक है। INC 32 क्या है? फॉर्म है बच्चों, ये फॉर्म जो यूज किया जाता है। कंपनी फॉर्म क्या एक तरीके का, जैसे एडमिशन स्कूल में जाते हो तो एडमिशन फॉर्म नहीं भरना होता, तो ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। वो किस फॉर्म में फाइल करोगे? वो INC 32 के फॉर्म में फाइल करोगे। बताओ क्या ये बात समझ आई? बेसिक सी है या नहीं है? यस और नो बोलो, ठीक है। देन मान लो अब नॉमिनी कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, विड्रॉल ऑफ कंसेंट, विड्रॉल ऑफ कंसेंट, वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अलग होना है, तो हो जाओ। तो नॉमिनी क्या करेगा? सबसे पहले नॉमिनी इंटीमेट्स विड्रॉल ऑफ, नॉमिनी कंसेंट किसको देगा? सबसे पहले बताओ, कंपनी को देगा, और साथ में किसको देगा? कंपनी को देगा, और साथ में किसको पता चल जाएगा? जैसे ही कंपनी को पता चलेगा, साथ में किसको पता चलेगा? साथ साथ मेंबर को। चुप करो ROC, ठीक है, मेंबर को। अब मेंबर को जैसे ही पता चलेगा कि अरे ये पर्सन छोड़ के जाना चाहता है, तो विद इन 15 डेज वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, विद इन 15 डेज कहेगा, नॉमिनेट करेगा किसी और जने को, नॉमिनेट अ न्यू पर्सन, और साथ में उसकी भी कंसेंट ले लेगा, कंसेंट ऑफ न्यू पर्सन, न्यू पर्सन या न्यू नॉमिनी की भी कंसेंट साथ में ले लेगा। अब कंपनी क्या करेगी? जैसी कंसेंट आ जाएगी तो वो फिर ROC के पास जाएगी, और ROC को दो चीजें बताएगी। क्या बताओ? वो दो चीजें क्या बताएगी? कि पुराने वाला जा रहा है, नया वाला आ रहा है, सिंपल, ठीक है। तो कंसेंट में क्या बताया जाएगा? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ
receipt of notice of withdrawal of consent, साथ में रिटर्न कंसेंट देनी होगी। किसकी, जल्दी से बताओ, ऑफ, बताओ किसकी रिटर्न कंसेंट, जल्दी से बताओ, न्यू नॉमिनी। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिकली होगा कैसे, ध्यान से देखिए। जिस दिन विड्रॉल दिया जाएगा, जिस दिन नोटिस ऑफ विड्रॉल सबमिट किया जाएगा कंपनी को, हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया नोटिस ऑफ विड्रॉल टू कंपनी। ठीक है, क्या हुआ, नोट डाउन करना है, लो कर लो, कर ले तो नोट डाउन कर ले फटाफट। पहले नोटिस ऑफ विड्रॉल, ध्यान से सुनिए, नोटिस ऑफ विड्रॉल जिस दिन कंपनी को सबमिट होगा या जिस दिन मेंबर को मिलेगा, तो मेंबर तो क्या करेगा, सबसे पहले नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर मेंबर क्या करेगा, मेंबर क्या करेगा, अपॉइंट न्यू नॉमिनी। समझ आई बात, मेंबर तो क्या करेगा, नया नॉमिनी अपॉइंट कर लेगा, और अगले 15 दिनों के अंदर कंपनी क्या कर लेगी, फाइल कर देगी फॉर्म विद आरओसी। आरओसी के पास फिर फॉर्म फाइल कर लेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या होगा, कंपनी के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी, उसके 15 दिनों के अंदर मेंबर को क्या करना होगा, एक नया पर्सन अपॉइंट करना होगा। जैसे ही पर्सन अपॉइंट हो जाएगा, बताओ लाइन ही गायब होगी। ठीक है, जैसे ही पर्सन अपॉइंट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट 15 डेज में हमें क्या करना होगा, आरओसी को बताना होगा कि देखो जी, पुराने वाला चला गया, नया वाला आ गया, अब ये डिटेल्स है। समझ आई मेरी बात, यस और नो? तो सुनिए मेरी बात दोबारा से, जैसे ही किसी नॉमिनी ने कहा कि भाई मुझे जाना है, तो वो कंपनी को भी बताएगा और मेंबर को भी बताएगा। मेंबर को जैसे ही पता चलेगा, उसके 15 दिन के अंदर वो नए बंदे को लेकर आ जाएगा, और जैसे नया बंदे की डिटेल कंपनी को सबमिट हो जाएगी, कंपनी नए पर्सन की डिटेल्स और जाने वाले की डिटेल्स किसको बता देगी, आरओसी को, और कहेगी कि अब से नॉमिनी कौन सा है, ये नया वाला पर्सन है, और साथ में उसकी रिटर्न कंसेंट भी डाल देगी। क्या मेरी ये बात समझ आई, यस और नो? चलिए पॉइंट नंबर 3, चेंज ऑफ नॉमिनी। अब मेंबर कहता है मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे नॉमिनी बदलना है, चेंज ऑफ नॉमिनी। ठीक है, अब चेंज ऑफ नॉमिनी 2 सिनेरियो में होगा। केस 1 जहां पर ओरिजिनल मेंबर करना चाहता है, और केस 2 जहां पर ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो गई, अब नॉमिनी मेंबर बन गया, तो नॉमिनी अब नॉमिनी नहीं रहा, इसलिए अब उसे नया नॉमिनी लेकर आना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? तो 2 सिनेरियो में ये काम करता है चेंज ऑफ नॉमिनी। नंबर 1 जहां पर मेंबर ही कहता है कि मुझे चेंज करना है, तो जहां पर नंबर 1 केस 1, अगर मेंबर चेंज करना चाहता है, तो मेंबर क्या करेगा, इंटीमेट करेगा कंपनी को, किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग चेंज ऑफ नॉमिनी, और साथ में किसको लेकर आएगा, न्यू नॉमिनी को, और उसकी रिटर्न कंसेंट लेगा, रिटर्न कंसेंट ऑफ, ठीक है। अब कंपनी को जैसी रिटर्न कंसेंट मिल जाएगी, पुराने वाले को जाना है, नए वाले को आना है, सेम प्रोसीजर वो आरओसी को बताएगा, कितने दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द सच इंटीमेशन। देखो यहां पर भी 30 डेज कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, जब से रिसिप्ट ऑफ नोटिस,
उसके बीच में 15 दिन की एक्टिविटी है। तो आरओसी को बताने के लिए टाइम कितना मिला? 15 + 15 30 डेज हुआ ना, ठीक है। तो इन्होंने नोटिस से स्टार्ट करा 30 डेज। तो अब यहां पर भी इन्होंने यहां टाइम क्या दिया? विद इन 30 डेज फ्रॉम इंटीमेशन। और साथ में वो क्या फाइल करेगा? रिटर्न कंसेंट ऑफ नॉमिनी। ठीक है, क्या मेरी ये बात समझ में आई? बताओ भाई, सिंपल सा टॉपिक है। और केस नंबर 2, केस नंबर 2 कब एप्लीकेबल हो रहा है? अब मेंबर की हो गई डेथ, मेंबर की क्या हो गई? डेथ, या वो इनकैपेबल टू एक्ट। मेंबर की हो गई डेथ या वो इनकैपेबल टू एक्ट, तो होगा क्या? नॉमिनी बिकम्स मेंबर। नॉमिनी क्या बन गया? यहां पर मेंबर बन गया। अब जैसे ही नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, उसको 15 दिनों के अंदर, विद इन 15 डेज, कंपनी को विद इन 15 डेज ऑफ बिकमिंग मेंबर, नॉमिनेट करना होगा क्या? जल्दी से बताओ। अ न्यू पर्सन। और जिसको नॉमिनेट करोगे साथ में उसकी क्या लेनी होगी? रिटर्न कंसेंट। ठीक है, अब जैसी कंपनी को रिटर्न कंसेंट मिल जाएगी, फिर क्या होगा बताओ? कंपनी को ये चीज किसके पास फाइल करनी होगी? कितने दिनों में बताओ? विद इन 30 डेज फ्रॉम चेंज ऑफ, मतलब 30 डेज कब से शुरू होंगे? यहां से, जहां पे रेड लाइन मैंने डाली, जिस दिन नॉमिनी बना मेंबर। तो चेंज ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप के 30 डेज के अंदर वो आरओसी को बताएंगे, साथ में क्या? रिटर्न कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी। बताओ, क्या ये बात क्लियर है? यस, क्या यहां तक हो गया? यस और नो? ऑल डन? चलिए, अब बेसिक सा टॉपिक था ये। तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी। कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, ध्यान से सुनिए। कह रहे आप ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट में या फिर पब्लिक कंपनी। ठीक है, आप ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट में या फिर पब्लिक में।
अगर आपने कन्वर्ट करा, यहां पे मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1। और अगर आप प्राइवेट जा रहे हो तो कितना होगा, मैक्सिमम, और पब्लिक है तो मैक्सिमम इन्फिनिटी। ठीक है। अगर डायरेक्टर की बात करूं तो मिनिमम कितने होंगे यहां पर 1, बट यहां पर कितने रखने होंगे 2 या फिर 3। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी, बताओ भाई। ओके, फिर चल सकते हैं। आपको एडिशनल कंडीशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, आपको एडिशनल कंडीशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो, यस और नो, यस, हमें एडिशनल कंडीशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और एडिशनल कंडीशन सर जैसे अगर प्राइवेट कंपनी कर रहे हो तो याद आ रहा है वो 3 कंडीशन। एग्जांपल प्राइवेट कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, और आप ऑफर टू पब्लिक नहीं कर। याद आ रही है ये बातें, कहते हैं इन चीजों को कंप्लाई भी करना पड़ेगा। और आप ये कन्वर्जन कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्म फाइल करके, फाइल फॉर्म INC 6। कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे आप, INC 6। क्या ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब ये तो हो गया OPC से केस नंबर 1, OPC से प्राइवेट या पब्लिक। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है, ध्यान से सुनिए। केस नंबर 2 कहता है कि आप वॉलेंट्री भी कन्वर्ट हो सकते हो, वॉलेंट्री कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी टू 1 पर्सन कंपनी। ये आपके एक बारी फाउंडेशन में ये क्वेश्चन आ गया था कि क्या प्राइवेट कंपनी भी 1 पर्सन कंपनी में हो सकती है, हमने कहा यस, प्राइवेट कंपनी भी। अच्छा, वाई प्राइवेट कंपनी नॉट पब्लिक कंपनी, वाई प्राइवेट कंपनी नॉट पब्लिक कंपनी, बताओ। नहीं, क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या पब्लिक कंपनी OPC में कन्वर्ट हो सकती है, बताओ भाई, कारण। बताओ, सारे गलत जवाब। OPC इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। OPC हमेशा एक टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट से पब्लिक जा सकते हो, बट OPC, अगर आप OPC में जाना चाहते हो तो आपको हमेशा क्या रहना पड़ेगा, प्राइवेट ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ, देखो अगर आपने एग्जाम्पल में नोटिस किया हो तो मैंने यहां पे कैसे लिखा था, OPC इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, मतलब OPC कभी लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में आती ही नहीं है। ठीक है, आप ये बोलो OPC लिमिटेड नॉट अलाउड, वो हमेशा किस फॉर्म में आएगी, प्राइवेट लिमिटेड की फॉर्म में ही आएगी। इसलिए यहां पर इसको बोला कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू OPC अलाउड है, कर सकते हो। तो कह रहे प्राइवेट कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी पब्लिक की फॉर्म में भी हो सकती है और प्राइवेट की फॉर्म में भी हो सकती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कह रहे प्राइवेट कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी वो कन्वर्ट हो सकती है OPC में। ठीक है, फिर उसे क्या करना पड़ेगा, बताओ कौन सा रेजोल्यूशन पास करे। पहले तो ये बताओ ऑर्डिनरी या स्पेशल, सोचो मैटर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लोगों के अप्रूवल चाहिए, कम लोगों के अप्रूवल से काम चल जाएगा, ज्यादा। तो कौन सा रेजोल्यूशन होना चाहिए, स्पेशल। तो हमें यहां रेजोल्यूशन कौन सा पास करना है, और हमें NOC लेनी है किससे, फ्रॉम
मेंबर्स, क्योंकि सारे मेंबर्स की जगह अब कितने मेंबर रह जाएंगे, सिर्फ बताओ कितने मेंबर्स रह जाएंगे, एक। तो एनओसी लेनी पड़ेगी, और हमें एनओसी किससे लेनी पड़ेगी, कन्वर्जन हो रहा है तो हमेशा क्रेडिटर से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और कौन सा फॉर्म फाइल करोगे, फाइल फॉर्म INC 6, INC 6 ही आपको फाइल करना है फॉर कन्वर्जन टू 1% कंपनी। क्या मेरी ये बात समझ आई सबको? चलिए सारे बच्चे एक बार बुक पे आएंगे मेरे साथ, एक एक करके टॉपिक हमने पढ़ना है और समझना है। कम टू पेज नंबर 2.2 क्विकली, सारे बच्चे पेज नंबर 2.2 पर आइए। चलिए आगे सबके सब बच्चे 2.2 हेडिंग मिल गया 1% कंपनी, यस। तो लिख रहा है द कंपनीज एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन विच जस्ट 1 person with limited liability called 1% company. Such a company is, अंडरलाइन करना, described as a private company. इस कंपनी को कैसे बोला जाता है, डिस्क्राइब्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। तो इसको यहां पर ऊपर आओ, साथ साथ नोट्स भी हम अमेंड करेंगे अब, ठीक है। आइए, इट इज डिस्क्राइब्ड एज प्राइवेट कंपनी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि अगर आपने NBFC की अब एक्टिविटीज कर दी, या आपने सेक्शन 8 वाली एक्टिविटीज कर दी, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर दी जो अगर आपने रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस कर दिया, तो अब आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा प्राइवेट में या फिर पब्लिक में, ठीक है। आपको प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। चलिए आइए पेज नंबर 2.2, हु कैन फॉर्म 1% कंपनी, मिल गया सबको। तो क्या लिखा हुआ है, ओनली अ नेचुरल पर्सन, ओनली अ नेचुरल पर्सन अदर देन, क्या लिखा हुआ है, माइनर। मतलब माइनर ना तो मेंबर बन सकता, ना नॉमिनी बन सकता, और ना ही बेनिफिशियरी बन सकता। हु इज एन इंडियन सिटीजन, हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट और नॉट, चाहे रेजिडेंट हो चाहे ना हो, shall be eligible to incorporate 1% कंपनी। क्या यहां तक बात क्लियर है? अर्लियर, पहले इट वॉज मैंडेटरी, जो कि अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या ये बात समझ आई? पहला डब्बा पढ़ सकते हो, पॉइंट डब्बा नंबर 2, रिस्ट्रिक्शन ऑन OPC। बॉक्स नंबर 2, रिस्ट्रिक्शन ऑन OPC। अब OPC क्या काम नहीं कर सकती, दो रिस्ट्रिक्शन तो हमने अभी पढ़ी है, सेक्शन 8 में वाले काम नहीं कर सकते, और बताइए NBFC एक्टिविटीज नहीं करते। यही बात लिखी है, OPC कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8, OPC कैन नॉट कैरी आउट NBFC एक्टिविटीज। क्या मेरी यह बात समझ आएगी? 2.3 A natural person shall not be a member of more than 1% company at any point of time, and the said person shall not be a nominee of more than 1% company. क्या कह रहे हैं? A natural person shall not be a member of more than 1 OPC, मतलब एक पर्सन सिर्फ एक ही OPC बना सकता है। और सेकंड क्या लिखा, shall not be a nominee of more than 1% company, एक से ज्यादा कंपनीज की नॉमिनी भी वो अपॉइंट नहीं हो सकती। क्या ये बात हमने पढ़ी है? बताओ, कुछ नहीं लगी बात? रीड करके इजी लगा? ठीक है। पॉइंट नंबर 3, where a natural person being a member in OPC in accordance with the rules becomes a member in another such company by virtue of being his nominee in that OPC, such person shall
मीट द अबव क्राइटेरिया विद इन 180 डेज। मतलब अगर एक पर्सन की ऑलरेडी एक ओपीसी है और वो एक और ओपीसी में मेंबर बन जाता है, क्योंकि वो पहले वहां पे क्या था, नॉमिनी था, अब उसे 180 दिन में डिसाइड करना है किस ओपीसी को वो कंटिन्यू करना चाहता है और किसको कंटिन्यू नहीं। अगर वो कोई डिसाइड करता है कि सर मेरे को ये वाली कंटिन्यू नहीं करनी, तो उसके शेयर वो किसी और को ट्रांसफर करेगा और अपने पास सिर्फ एक ही ओपीसी रखेगा। क्या ये बात समझ आ गई? नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर, नॉमिनी और कैन होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ आती है? देन पॉइंट नंबर 5, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी कॉल्ड सेक्शन 8, और वो एनबीएफसी वाली एक्टिविटीज भी नहीं कर सकती। रिपीटेड पॉइंट्स, कोई दिक्कत? रीड करो यहां तक। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस। नाउ कम टू एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, इंडिकेट द नेम एंड कंसेंट नॉमिनी। कह रहे जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, ये हमारा ये वाला पॉइंट है, फाइलिंग ऑफ नॉमिनी वाला पॉइंट याद आ रहा है? फाइलिंग ऑफ नॉमिनी, ये वाला पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द नेचुरल पर्सन अदर देन माइनर, जो इंडियन सिटीजन है, बट चाहे वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो चाहे ना हो, उसे हम अपॉइंट करेंगे एज अ नॉमिनी अलोंग विद हिज रिटर्न कंसेंट। क्या बात समझ आई यहां तक? रीड करिए इस पॉइंट को दोबारा से। और वो कब एक्ट करेगा? इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। रीड करिए अच्छे से पॉइंट नंबर 1। सारे बच्चे अच्छे से रीड करिए। क्या समझ में आया? यस और नो? या नहीं आया? आ गया। पॉइंट नंबर 2, द नेम ऑफ सच नॉमिनेटेड पर्सन इन INC 32 स्पाइस, ये लिखा हुआ है मैंने आपके साथ, INC 32 स्पाइस अलोंग विद द कंसेंट ऑफ सच नॉमिनी, अलोंग विद द कंसेंट ऑफ सच नॉमिनी, फीस के साथ आप किसको फाइल कर दोगे? शैल बी फाइल्ड विद द ROC एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलोंग विद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। क्या वही बात लिखी हुई है जो हमने यहां लिखी है? बताओ, जो स्क्रीन पर बात है क्या वही चीज है? क्लियर है सबको? देन विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी, पॉइंट नंबर 2, विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी। कह रहे नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग नोटिस। अब वो नोटिस किस किस को दे रहा है? कंपनी को दे रहा है और मेंबर को दे रहा है, दोनों को नोटिस देगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? सब रीड कर रहे हो मेरे साथ? यस। पॉइंट नंबर 2, इन दिस केस द सोल मेंबर शैल नॉमिनेट, अब जो मेंबर है वो नॉमिनेट करेगा किसी और पर्सन को विद इन 15 डेज, और साथ में उससे भी क्या लेगा? रिटर्न कंसेंट, रिटर्न कंसेंट ले लेगा उसे। बात समझ आ गई? पॉइंट नंबर 2। देन नेक्स्ट पेज पर आइए। रिप्लेसिंग द नॉमिनी विद द अनदर वन, तो कह रहा है द मेंबर में चेंज कर सकता है फॉर एनी रीजन। अगर मेंबर चाहे तो वो चेंज कर सकता है, तो वो कंपनी को नोटिस देगा कि मैं चेंज करना चाहता हूं, और ये रहा वो नया पर्सन जिसकी मैं नई डिटेल्स आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है। देन नेक्स्ट, वेयर द सोल मेंबर सीजेस टू बी अ मेंबर और नॉमिनी, ये देख रहे हो, व्हेन नॉमिनी बिकम्स मेंबर, केस नंबर 4। इन्होंने क्या करा, ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, अब एक बार देखो स्क्रीन पर सारे बच्चे देखो, ये 30 डेज वाला पॉइंट है,
फिर यहां पर फिर से ये 30 डेज वाला पॉइंट है, और फिर यहां पर ये फिर से 30 डेज वाला पॉइंट है। इन तीनों को मर्ज करके एक पॉइंट बना दिया, नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार के नाम से, ठीक है। और बाकी के 3 पॉइंट अलग चलते रहे। तो देखिए, व्हेन नॉमिनी बिकम्स मेंबर, तो क्या लिख रहा है, वेयर अ सोल मेंबर सीजेस टू बी अ मेंबर एंड नॉमिनी अ मेंबर बन जाता है, तो न्यू मेंबर क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा विद इन 15 डेज अ न्यू नॉमिनी। और वो न्यू नॉमिनी क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जैसे ही आपने नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया, नया नॉमिनी आपने अपॉइंट कर लिया, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, या विद इन 15 डेज, सॉरी विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, केस नंबर 1, केस नंबर 1, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन, या फिर विद इन 30 डेज फ्रॉम द चेंज ऑफ मेंबरशिप एज द केस में बी। ये तीनों केसेस यहां पर इन्होंने बताए। रजिस्ट्रार के पास आप फॉर्म फाइल कर दोगे और रजिस्ट्रार पे क्या बताओगे, पहले कौन था, अब नया कौन है। समझ आ गई मेरी बात? आप लोगों से निवेदन है, एक बार रीड करिए जितना मैंने अभी तक कराया बुक में से, फिर मुझे कुछ रिलैक्सेशंस एंड कन्वर्जन डिस्कस करना है। क्या यहां तक कर लिया हमने? आइए पेज नंबर 2.5 पे एक टॉपिक दे रखा है, रिलैक्सेशंस अवेलेबल टू 1 पर्सन कंपनी। मिल गया सबको? ये अभी होल्ड करिए, अभी करेंगे इसे थोड़े टाइम में।
नीचे एक टॉपिक दे रखे है वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, मिल गया? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिए। चलिए अब इसने क्या लिखा, अ प्राइवेट कंपनी अदर देन द कंपनी लिस्टेड अंडर सेक्शन 8, जो हमने लिखा भी है सेक्शन 8 कंपनी के अलावा, वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है इनटू 1 पर्सन कंपनी। उसे क्या पास करना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है? क्या सबको पहला पॉइंट क्लियर है? डन। पॉइंट नंबर 2, बिफोर पासिंग सच रेजोल्यूशन आपको एनओसी लेनी होगी फ्रॉम मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब आपको ये स्पेशल रेजोल्यूशन भी फाइल करना होगा, सॉरी आरओसी के पास, कौन से फॉर्म में? एमजीटी 14। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग। विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग आपको क्या करना पड़ेगा? एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। क्या मेरी ये बात समझ आई? आप आरओसी के पास विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, आरओसी के पास कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? एमजीटी 14। ठीक है। आप ये कन्वर्जन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करने वाले हो? आईएनसी 6। तो यहां पे 4th पॉइंट देखिए, द कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन। देखो एमजीटी 14 तो सिर्फ होता है क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, वो कन्वर्जन का फॉर्म नहीं है। कन्वर्जन का फॉर्म कौन सा है? आईएनसी 6, ठीक है। द कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन आईएनसी 6 में क्या क्या लगाएगी साथ में? अब अटैचमेंट क्या क्या होंगी? ऑल्टर्ड एमओए, ऑल्टर्ड एओए, साथ में कॉपी ऑफ एनओसी। एनओसी किससे आई थी? फ्रॉम मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। क्या इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। और ये सारी चीजें आप किसके पास फाइल कर दोगे? आरओसी के पास। आरओसी अगर सेटिस्फाइड है तो फिर आपका कन्वर्जन अप्रूव कर देगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। क्या मेरी ये बात क्लियर होगी यहां तक? रीड करिए, ये जो रूल नंबर 7 ये बॉक्स में दे रखा है, प्लीज इसे अच्छे से रीड करिए। आइए क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 4040, 41, 42, एक केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी नंबर 1, केस स्टडी नंबर 4, केस स्टडी नंबर 5, और एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो, ये सारी चीजें रिलेट करती हैं 1 पर्सन कंपनी से, ठीक है।
जहां 1% कंपनी का टॉपिक है वहां पर ऊपर ये लिख लो कि आपको याद रहे ये तो क्वेश्चन करने, ये केस स्टडी करनी है और ये एमसीक्यू करना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से कर लेते हैं पहले। लेट्स गो इन रिवर्स ऑर्डर, या पहले क्वेश्चंस करें? चलो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों की इच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 37, आइए फटाफट कम टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है पेज नंबर 2.23, प्लीज 2.23 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 37, अलोक इनकॉर्पोरेटेड, मिल गया सबको क्वेश्चन? पढ़िए। अलोक इनकॉर्पोरेटेड अ 1% कंपनी मेकिंग हिज सिस्टर अपेक्षा एज द नॉमिनी। Apeksha is an Indian citizen. She was born and brought up in Moradabad. However, now Apeksha and her husband are leaving India permanently to stay with their son who is settled abroad for the last 15 years. Due to this fact, she withdrew her consent of nomination of the said 1% company. उसने consent withdraw कर ली. Taking into the consideration of Companies Act 2013, advise whether Alok can appoint his minor son Shambhu as the nominee of the OPC. बताइए क्या माइनर को अपॉइंट कर सकते हो? नहीं। तो अब आपने अगर there is a change, अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉल वाला प्रोविजन, ये विड्रॉल वाला प्रोविजन है ना, ये विड्रॉल वाला प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे कि विड्रॉल हो गया, अब कंपनी मेंबर नया नॉमिनी नॉमिनेट करेगा और आरओसी को बताएगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ये क्या करेगा, आरओसी को बता देंगे और माइनर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। रीड करो आंसर। कर लिया? अच्छे से रीड करिए प्लीज, गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। यस, आंसर पढ़ लिया, समझ आ गया? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 38। मिस्टर दान, एन इंडियन सिटीजन, डिसाइड्स टू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। मिल गया क्वेश्चन ये वाला? क्वेश्चन नंबर 38 सारे बच्चे रीड करेंगे इस क्वेश्चन को। यस, सबसे पहला लीगल प्रोविजंस क्या होगा, अगर नॉमिनी विड्रॉ करता है अपनी कंसेंट, तो विड्रॉ करता है तो नॉमिनी को लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, नॉमिनी मस्ट सबमिट अ रिटर्न नोटिस टू मेंबर एंड द कंपनी। फिर मेंबर क्या करेगा, 15 दिनों के अंदर नॉमिनेट करेगा एक नए पर्सन को अलोंग विद हिज रिटर्न कंसेंट। कंपनी विद इन 30 डेज फ्रॉम दी रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल, ठीक है, नोटिस ऑफ विड्रॉल विद इन 30 डेज क्या करेगा, नए नॉमिनी की डिटेल्स आरओसी के पास फाइल कर देगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, व्हाट डज द चेंज
ऑफ नॉमिनी इंपैक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बताइए, एक पॉइंट आता है एक्चुअली में, क्या है ना, आगे एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अगर मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का अपना खुद का एक प्रोसीजर है कि अगर आपको मेमोरेंडम को ऑल्टर करना है तो ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप नॉमिनी का नाम बदल रहे हो तो कहीं ना कहीं मेमोरेंडम को चेंज कर रहे हो, यस और नो? तो फिर आपको क्या ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के स्टेप्स को भी फॉलो करना है? तो आंसर इज नो, आपको वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? तो यहां पर क्या था, इन्होंने लिख दिया ये बात कि ऑल्टरेशन ऑफ, क्या बोलेंगे इसे, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम कंसिडर नहीं किया जाएगा इफ देयर इज अ चेंज इन नॉमिनी। तो यहां पे पॉइंट नंबर 2 देखिए, अ चेंज इन द नॉमिनी डज नॉट ऑल्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अंडरलाइन कर लीजिए, अ चेंज ऑफ nominee's name shall not be considered as, बताइए, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है। तो आपको ऑल्टरेशन के प्रोविजंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई? आज सेकंड थर्ड ये क्रॉस कर लो, थर्ड वाला सेम ही है। पॉइंट नंबर 4, कैन मेंबर ऑन अनदर ओपीसी, क्या एक से ज्यादा ओपीसी बना सकता है, यस और नो? नो, वो एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, अब ये ना उसके ऊपर है, अमेंडमेंट के ऊपर, कि रेजिडेंट होना चाहिए या नहीं, बट रेजिडेंट का अब इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर सिर्फ वो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन और सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हो। 40th कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, ये तो आपने करना ही है। और साथ में आपने आज बैठ के तसल्ली से केस स्टडी भी जरूर करनी है। एक केस स्टडी करें अभी, बट केस स्टडी में 15 to 20 मिनट्स मिनिमम लगेंगे। हाँ, वो तो मैं कल कराऊंगा केस स्टडी, वैसे भी मैं कल केस स्टडी भी करवाऊंगा, दोनों की दोनों। ठीक है, केस स्टडी भी हम जरूर करेंगे, फिर ही हम नए टॉपिक के ऊपर एंटर करेंगे, क्योंकि हम नया टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट होने वाला है। क्या आपको वैसे क्लियर हो गया 1% कंपनी के प्रोविजन सारे के सारे, यस और नो? कोई दिक्कत है तो बताओ। नोट्स में सारी बातें हमने लिख ली हैं, बुक से हमने एक एक वर्ड रीड कर लिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।